नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश। दिल्ली की सियासत अभी गरमाई भी नहीं है। कौन सी पार्टी किस दिशा में जाएगी, मुद्दे क्या बनेंगे, ये अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। बड़े शुरुआती दिन हैं। पिछले हफ्ते आप देख रहे थे मुझे दिल्ली पर चर्चा करते हुए, लेकिन दिल्ली से कुछ भी होने से पहले वापस बिजली का मुद्दा आ गया। बिजली वो मुद्दा, पावर वो मुद्दा जिससे पॉलिटिकल पार्टीज खिलवाड़ करती रही हैं, जिसके स्ट्रक्चर को बदलने की बातें होती रही हैं, जिसको रिफॉर्म करने की बातें होती रही है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है। एलजी का शासन रहा है, इसके बाद एक नई सरकार को आना है। इन सब दौरान बिजली को लेकर क्या हुआ? आज मौसम बढ़िया है, सर्दी का समय है, इसमें वैसे ही बिजली की दिक्कतें कम हो जाती है, लेकिन जब गर्मी आएगी तो दिल्ली क्या तैयारी कर रही है? पावर रिफॉर्म्स पर मोदी साहब की सरकार जो है वो बड़ी बड़ी बातें करती है। बीजेपी की हमेशा से मंशा रही है कि वापस दिल्ली पर वो काबिज हो। अब उसको चुनाव फेस करना है। आम आदमी पार्टी ने अपने झटकेदार फैसलों में से एक ये लिया था कि 50% हम अलग अलग स्तर पर टैरिफ कम कर देंगे। ये बिजली के साथ सियासत और नौटंकी कब तक चलेगी? ये है हमारा आज का असली सवाल कि ये नौटंकी बिजली के साथ कब तक चलेगी। मैं आपको इस प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अंश दिखा रहा हूं अपने ही एक कार्यक्रम का, इसी मुकाबला का, जो कई महीने पहले हमने जनकपुरी से किया था। वहां हम पहुंचे थे और वैसे ही आज हम दिल्ली के एक पॉश इलाके GK1 में मौजूद हैं। यहां पर वापस जनकपुरी की तरह एक कॉलोनी में हम आए हैं। सबसे पहले देखिए ये मुद्दे जो तब हमने उस कार्यक्रम में जनकपुरी से उठाए थे, उसके बाद मैं आज के मुकाबला की चर्चा आगे ले आता हूँ। पहले से बहुत पावर कट ज़्यादा हो रहे हैं। हमने कंप्लेंट सेंटर पे जाके बात करने की कोशिश की, हाँ। तो वहाँ तो आदमी कोई नहीं मिला, और जब मोबाइल पे बात किया तो वहाँ उसने कुछ सुना नहीं है। मेरे मोबाइल पे कम से कम 50 ऐसी कॉल की गई हैं। बिजली अगर जानी है तो उसके लिए उनका बताना, ये एक अंडर सेक्शन 142 और 149 के तहत कंज्यूमर को बताना जरूरी है। अगर ऐसा कंपनी नहीं करती तो पेनल्टी लगती है कंपनी के ऊपर। 2009 के अंदर सेम इसी तरीके से BSES के ऊपर 1,68,00,000 रुपए की पेनल्टी लगी थी। जिनको हम सोचते हैं कि इनकी जिम्मेदारी है, ये हमको बिजली प्रदान करते हैं, दरअसल उनके अंदर जो उनका पूरा रोल तो मात्र 30% है। 70% जो असली चीज है, बिजली का निर्माण करना, बिजली को व्हील करके दिल्ली लेकर के आना, वो यहाँ पे नहीं हुआ। दिल्ली उन गिने चुने राज्यों के अंदर रहेगा जो कि लगभग, आप ये सोचिए, 70% बिजली बाहर से आती है। बाकी राज्यों में इतनी निर्भरता नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई थी, तो जो पॉलिटिक्स शुरू हुई थी वो प्राइस की पॉलिटिक्स थी कि बिजली के दाम के पिछले 3 साल में बिजली के रेट जो है डबल हो चुके हैं। तो चुनाव तक और अभी तक भी जो राजनीति इस पे हो रही थी वो केवल प्राइस को लेकर थी कि दाम कितने होने चाहिए। बीजेपी ने कहा कि हम 30% दाम कम करेंगे, अरविंद केजरीवाल ने कहा हम दाम आधे कर देंगे। दिल्ली किस तरीके से बिजली के निर्माण में जो है सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। अब जब आप पब्लिक से डील कर रहे हैं तो अगर आप फेस नहीं करेंगे पब्लिक को, चाहे आप डायरेक्ट कर लीजिए या फिर आप मीडिया के थ्रू कर लीजिए, जब आप पब्लिक को फेस ही नहीं करेंगे तो कैसे आप जनता का भरोसा जीतेंगे? BSES का ये होना चाहिए कि पब्लिक के साथ में जो है वो डायरेक्ट जो है वो डीलिंग होनी चाहिए और पब्लिक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। इस जून के समय से अगर हम कैलकुलेट करें अगले साल जून का ये समय, और फिर सोचें कि जो जो मुद्दे बिजली को लेकर इस बार उठे थे, बिजली, जैसे मैं नरेंद्र का जिक्र करता हूं बार बार क्योंकि ये लोग पुराने लोग हैं हमसे जो बहस करते रहे इस मसले पर, ये कोई एक साल में पूरी तरह से इनके समाधान नहीं मिल सकते, लेकिन अगले एक साल में क्या बदलेगा इसका आकलन करने की स्थिति में हम जरूर होने चाहिए। तो DERC के रोल को लेकर बहुत सारी भूमिकाएं और बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं। क्या सबसे ज्यादा ताकत सिस्टम में उनके पास होती है? बिजली का दाम कौन तय करे, कैसे तय करे, क्या इसको वापस देखने की जरूरत है? नंद किशोर गर्ग जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हमारे साथ। मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि इन्होंने 2010 से 2012 तक कानूनी लड़ाई, अदालती लड़ाई लड़ी DERC के साथ। 1985 से ये दिल्ली का जो बोर्ड है बिजली का, उसके मेंबर रहे हैं। VK मित्तल साहब हैं, ये एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है, लेकिन इनके सलाह मशवरे पर अरविंद केजरीवाल ने 50% टैरिफ को कम करने को, दाम को कम करने के आइडिया को
इम्प्लीमेंट किया था। बीम अफजल साहब कांग्रेस के प्रवक्ता है, सीनियर लीडर है, आप सब जानते हैं। सौरभ उन यंग चेहरों में से हैं जो आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस इलाके के सौरभ विधायक भी हैं, तो बहुत सारे लोग सौरभ से सवाल पूछना चाहेंगे। इसके अलावा आप इनको सबको अच्छी तरह से राजीव को पहचानते हैं, मेरे साथ कई दफ़े प्रोग्राम्स में रहे हैं, न्यूज़ पॉइंट में रहे हैं, मुकाबला में रहे हैं, और दिल्ली में जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी बिजली की समस्या के हिसाब से हमसे बात करते रहे। मैं सबसे पहले शुरू करूंगा नंदकिशोर गर्ग से। कारण यह है कि साहब, एक पहले तो बिजली के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, फिर कुछ ऐसा चमत्कारी होता है कि वो कम कर दिए जाते हैं। अब मेरे पास कोई सीधा रास्ता नहीं है डीआरसी की भूमिका को समझने का या उसे एक्सप्लेन करने का। ये क्या हो रहा है? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं साहब बीजेपी इससे लाभ लेना चाहती है कि पहले हमने बढ़ा दिए फिर हम कम कर दें, लेकिन डीआरसी क्या करती है? डीईआरसी एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई थी उपभोक्ताओं के हित के लिए, परंतु दुर्भाग्य से उसके अंदर जो मेंबर या चेयरमैन लगाए जाते हैं वो पॉलिटिकल कारणों से बड़ी बड़ी कंपनियों के पैरवी पर लगते हैं और रिटायरमेंट के बाद फिर वहां जाके बड़ी नौकरियां पाते हैं और बीच में अपना पैसा गर्ग साहब, आज तक मैं पता नहीं कितने कार्यक्रम इस विषय पे कर चुका हूं, कितनी बार मित्तल साहब मौजूद हैं, राजीव मौजूद हैं, हम लोग कितनी बार, ये डीआरसी के जो अध्यक्ष महोदय होते हैं इन पर कोई लगाम क्यों नहीं है? नहीं, लगाम, एक अध्यक्ष ऐसे भी आए थे जिन पे लगाम लगाने के लिए शीला सरकार ने नोटिस इशू किया कि आप 30% रेट घटाने के ऑर्डर को पब्लिश ना करें, और जिनसे ऑर्डर ब्रजेंद्र सिंह और जिनसे ऑर्डर इशू कराया हरीश आहूजा, वो बाद में वीआरएस लेके रिजाइन कर फिर नौकरी कहा करें, या आपके रिसर्च का विषय बता देता हूँ, 30% रेट घटने थे। वो सारे डॉक्यूमेंट जब हम लेके दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे तो चीफ जस्टिस की बेंच से 1.5 साल की लड़ाई के बाद देश के नामी ग्रामी जितने वकील थे वो सब कंपनियों के पेरोल पर थे, और हमारे साथ, मैं या मेरे साथ छोटे वकील और जयंत भूषण जी ने हमारी मदद की, 1-2 पेशवे प्रशांत भी आए। इस लड़ाई को हमने जीता। शीला दीक्षित सरकार को फटकार लगाई कि राकेश मेहता जो चीफ सेक्रेटरी थे, जो इंटरव्यू ले रहे थे अगला डीआरसी का चेयरमैन कौन हो, वही उसमें एप्लीकेंट थे। मिस्टर जेपी सिंह जो आज भी मेंबर हैं, वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, इन कंपनियों के बोर्ड पर थे, गवर्नमेंट नॉमिनी। और तीसरे मेंबर जो थे उनका नाम लेना उचित नहीं, आप बता देंगे राजीव जी। तीनों में से एक मेंबर गायब हो गया, तीसरे साइन करने थे, आखिरी दिन गायब हो गया, मैं कर रहा हूँ और गायब हो गया, जिसके कारण से ब्रजेंद्र सिंह जो रिटायरमेंट के नज़दीक थे, 30 सितंबर को रिटायर होना था, और हमने इसीलिए पिटीशन डाली कि रिटायरमेंट से पहले वो ऑर्डर पब्लिश हो। परंतु डिले तो कर सकते हैं, इस देश में तो 100 साल मुकदमे चलते हैं। रिटायर होने दिया, अगला लगाना था उसको हमने नहीं लगने दिया, ये जरूर कृपा रही, और हम उसमें जीते। परंतु ढूंढ ढांड के सुधाकर जी को ले आए उत्तर प्रदेश से, राकेश मेहता नहीं लगे, उनको बना दिया दिल्ली नगर निगम में चुनाव अधिकारी, पर्क भी दे दिए, सैलरी भी दे दी, कोठी भी दे दी। तो ये दिल्ली के आम आदमी की हितों के लिए बनी डीआरसी में आप कह रहे हैं सीधा सीधा पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता है? सीधा पॉलिटिकल और आर्थिक दोनों मैनेजमेंट है। मैं आप लोगों को एक बात तथ्य के तौर पर बताना चाहता हूँ। ये बड़े वर्षों बाद एक मसला उठा। मैंने बहुत पहले ये मसला मुंबई में रेस किया था, जब ये मेरी जानकारी में आया था, क्योंकि मुंबई के बारे में कहा जाता था कि वहाँ बिजली बहुत कम जाती। तो बहुत वर्षों के बाद मुझे पता चला, और अपनी रिसर्च के माध्यम से पता चला कि दक्षिण मुंबई, जैसे आसानतः आप हिंदुस्तान के सबसे अमीर इलाकों में कह सकते हैं, वहाँ की बिजली का दर जो बाकी की मुंबई है, जो नई मुंबई बसी, जिसे हम अंग्रेजी में सबर्बन मुंबई कहते हैं, उससे कम था। तो ये बड़ी, ये मित्तल साहब, ये कौन सा गणित, ये कौन सा अर्थशास्त्र लगाया जा रहा है कि 2.5% इसके लिए, 7% इसके लिए, बढ़ने के बाद तुरंत वापस हो? ये क्या नौटंकी हो रही है? ये तो पहली चीज़ तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है जिस डॉक्यूमेंट की बेसिस के ऊपर डीआरसी ने डिसीजन लिया जी। लेकिन 2.5%, 4.5%, 7% चीज़ पर डिपेंड करता है कि उनका मैनेजमेंट कैसा है, उनकी पावर परचेज कॉस्ट कितनी है, वगैरह वगैरह। करीबन 3 दर्जन करीबन फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि डीआरसी का जो रोल बड़ा डूबियस रहा है। देखिए, 4 महीने तक डीआरसी हियरिंग करती है, डिस्कशन करती है, डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करती है, 2.5% से 7% बढ़ा देती है। वो इमेटीरियल है। 2.5% किसी की भी पावर परचेज कॉस्ट कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, और 4 घंटे में वापस ले लेती है, और उसके बाद वापस ले लेती है 4 घंटे में। 4 घंटे में कोई 6 घंटे में। हाँ, 4 घंटे में कोई चमत्कारी आंकड़ा चेंज शॉकिंग। इट इज शॉकिंग। द रोल इज डीआरसी's रोल इज dubious।
अभिज्ञान सबसे बड़ी जो रिपोर्ट है इन रेगुलेटर्स के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस के ऊपर, वो श्री मुलायम सिंह यादव की स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है, 2012 की है, शायद अप्रैल या सितंबर 2012 की रिपोर्ट जो पार्लियामेंट में पेश हुई थी, जिसमें उस स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा है कि दीज रेगुलेटरी कमीशंस आर नथिंग बट अ बोर्ड ऑफ रिटायर्ड बट पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स who are appointed by the successive governments to look after their interests. And the mechanism of fixing the tariff is so complex that a common man cannot understand it. साहब के बाद मैं कतई भी आप जानते हैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि कांग्रेस का राज और लीगल लड़ाई शीला दीक्षित के साथ इस मसले पर हो चुकी, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर अब बिजली जैसे मसले पर खिलवाड़ हो रहा है। डीआरसी के खिलाफ बनने वाला माहौल और शिकायत कुछ भी नया नहीं, ये कांग्रेस के समय में भी रहा। मैंने बहुत सारे मसलों पर पावर रिफॉर्म से बोलते हुए कहा है कि भाई कब पावर मिनिस्टर्स जो है आप स्टेट्स को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ताकत दी हुई है कि वो तय करें किसको कितनी कीमत पे बिजली मिलेगी। देखिए, मैं उन तमाम बातों को नहीं दोहराऊंगा जो गर्ग साहब ने और मित्तल साहब ने कही जी, और काफ़ी टेक्निकल बातें हैं। मैं एक आम आदमी की सोच क्या है इस मामले में वो ज़रूर कहना चाहूँगा। अभी ये सवाल आया, आपने खुद भी उठाया और आपने बम्बई का हवाला दिया कि एक जगह 7%, कौन सा जमुना पार एरिया, गरीब इलाका, और ग्रेटर कैलाश वहाँ 4.5%, और एक दूसरा इलाका जहाँ 2.5%। इसका तर्क क्या है? रिपोर्ट्स देखी जाएंगी, ये तो बात की बात है। इसका सीधा तर्क ये है कि सरकार और रेगुलेटरी अथॉरिटी या डीआरसी ये समझती है कि गरीब आदमी चोर है और मालदार आदमी सबसे बड़ा कहना चाहिए कि उसको क्लीन चिट है। यानी बिजली चोरी करते हैं गरीब लोग, इसलिए वहाँ 7.5% या 7% बढ़ा दो, और जहाँ मालदार लोग रहते हैं वो चोर नहीं है, मानकर चल रहे हैं आप, इसलिए वहाँ पर 4.5% बढ़ा दो, और जो उससे भी ज़्यादा अमीर इलाका हो सकता है या कोई दूसरा इलाका हो सकता है वहाँ 2.5% बढ़ा दो। ये पहली बार हुआ है दिल्ली के अंदर, मेरा जहाँ तक ख्याल है, मित्तल साहब बताएंगे, मेरा ख्याल है इस तरह से कभी भी कैटेगराइज नहीं किया गया। और 4 घंटे में क्यों वापस लिया गया? मेरा सवाल इससे भी आगे चलकर है। 4 घंटे में वापस ले लिया गया, उससे पहले शायद सरकार को पता नहीं था। सरकार को जैसे ही पता लगा, दिल्ली के प्रेसिडेंट ने उसको कंडेम किया और 4 घंटे पे वापस हो गया। इसका मतलब है अंदरूनी तौर पर डीआरसी को कहा गया कि ये नहीं चलेगा, अभी इलेक्शन है। अब मैं ये कह सकता हूँ, मेरा ये इल्ज़ाम भी है और मैं ये बात बहुत वसूख के साथ कह रहा हूँ कि अगर 7% अब बढ़ा है तो ये रुकेगा नहीं। जो मैं मित्तल साहब की बात सुनकर कह रहा हूँ, गर्ग साहब की बात सुनकर के कह रहा हूँ, ये रुकेगा नहीं। ये 7 का 15% जाएगा आगे चल करके, जब सरकार कोई बन जाएगी उसके बाद आगे जाएगा। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि इस चीज़ को लेकर के कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ एक पूरा मूवमेंट चलाया गया। आप पार्टी ने भी चलाया, बीजेपी ने भी चलाया। एक ने कहा हम 50% देंगे, दूसरे ने कहा 30%। दोनों को सरकार बनाने का मौका मिला। 50% कम हुआ नहीं हुआ ये दिल्ली वाले जानते हैं। 30% गवर्नर राज में बीजेपी को सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन अभी सरकार बीजेपी की है इनडायरेक्टली। गवर्नर जब चलाते हैं और ये गवर्नर के दौर के अंदर बढ़ रहा है तो इनको भी थोड़ा सा मौका मिला है। अगर इसमें कहीं कोई राहत मिली होती तो मेरी समझ में ये आता कि सरकार कुछ काम करना चाहती है। मुझे लगता है लोग दोबारा ये सोचने लगे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ हमने जिन इल्जामात को लगा करके उनको गिराने का काम किया था, वो काम या तो हम गलत नहीं कर रहे थे या ये लोग गलत कह रहे थे और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि इसको इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में भी आप विज्ञान जी जरूर देखें, इसलिए कि अब ये अगर इलेक्शन ना होता तो ये 7% भी बढ़ता, 4.5% भी बढ़ता, 2.5% भी बढ़ता। उसके बाद एक बात आप सब लोगों से, आप लोगों पर आरोप ये साफ साफ लगा कि आपने बिजली की इकोनॉमिक्स नहीं समझी और आपने लोकप्रियता भरा पॉपुलिस्ट फैसला अरविंद केजरीवाल ने कर दिया था, 50% टैरिफ कम। वीके मित्तल जैसे लोग जो इस बारे में जानकारी रखते हैं, ये भी इन्होंने मेरे प्रोग्राम में कहा कि आप लोगों का फैसला गलत था, लेकिन डीआरसी के बारे में कोई कुछ करता नहीं नजर आता। ऐसा क्यों? ये ज़रूर हो सकता है कि हमें बिजली के इकोनॉमिक्स इतनी नहीं पता हो, बट देश के अंदर जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है वो है पॉलिटिशियंस का और इंडस्ट्रियलिस्ट के नेक्सस का।
जब तक ये नेक्सस खत्म नहीं होगा, आप ये कैसे सोच सकते हैं कि कोई सरकार उन इंडस्ट्रियलिस्ट को किसी भी तरीके से लगाम लगाएगी? जैसे कि आप देखें, पिछले 6 महीने से इफेक्टिवली दिल्ली और केंद्र दोनों भाजपा के हाथ में है। ये चाहते तो DERC को खत्म भी कर सकते थे। देखिए, इनके पास बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। जब ये अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपेंद्र मिश्रा को लाने के लिए रातों रात ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, तो सिर्फ एक आप लोगों ने 49 दिन में फिर क्या किया? आपने कहा कि हम तो सस्ती कर देंगे बिजली। हमारी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, हमारी केंद्र में सरकार नहीं थी कि हम DERC को खत्म कर दें। दूसरी बात, हमने बिजली की कंपनियों का ऑडिट, जिसके लिए ये कहते थे कि हो ही नहीं सकता, जिसके लिए कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए, हमने 4 दिन में ऑडिट ऑर्डर किया। एक और बात है, 6 महीने से बीजेपी की सरकार केंद्र में है, दिल्ली में है, बार बार हाई कोर्ट के अंदर हमारे लोग जाके कहते हैं, क्या कहता है कि भाई DERC और ये बिजली की कंपनियां हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, हमको फाइलें नहीं दे रही, हमको नचा रहे हैं। क्या कारण है कि दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार इतनी ज़्यादा लुलपुल हो गई है कि वो उनके ऑडिट नहीं करा सकते? अगर ये ऑडिट ही नहीं करा रहे, इसका मतलब इनकी नीयत भी खराब है, और कहीं ना कहीं ये उन लोगों से मिले हुए हैं जिनकी वो कंपनियां हैं, मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं, उनके स्टेजों पे लगातार बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जाते रहे हैं, और करोड़ों रुपए का इलेक्शन फंड हुआ था अभी आपको मालूम है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये बड़ा अजीब सी स्थिति, भाई DERC का तो कोई समाधान ही नहीं निकलता। राजीव, कोई रास्ता है या उनकी, क्या बोलूं मैं, अंग्रेजी का शब्द है डिक्टेटोरियल, या अपने हिसाब से काम करने का जो उनका अंदाज है, तरीका है, वो नहीं बदलेगा? DERC का कोई तरीका ही नहीं है। कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि पब्लिक हेयरिंग एक कस्टमरी तरीके से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में बोला हुआ है कि आपने पब्लिक में इन्होंने पिटिशंस मंगवानी हैं, पब्लिक हेयरिंग होएगी और उसके बाद ये होगा। हम लोग पिछले 2008 से लगातार उनको बोल रहे हैं कि आप जो ऑर्डर्स देते हैं उनको स्पीकिंग ऑर्डर्स दो। जनता के लिए बता दूं, स्पीकिंग ऑर्डर मतलब है कि अगर आपने 15% बढ़ाया है तो उसका रीजनिंग दो कि 15 क्यों बढ़ाया, या इतना पैसा घटाया तो उसका रीज़न क्या होना चाहिए। हम इनसे पूछते हैं। गर्ग साहब तो कह रहे हैं कि NDPL की उनके पास रिपोर्ट है जिसमें मुनाफा है, तो कोई कारण उनके हिसाब से, और वो ना सिर्फ बीजेपी के एक सीनियर लीडर हैं और बीजेपी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, वो पावर के विषय पर काम भी करते रहे, तो वो खुद ही कह रहे हैं कि इसका तो कोई कारण नहीं समझ में आता। बिकॉज रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास, इनके पास जो इन्होंने ऑडिट अकाउंट भेजे हैं उसमें तो मज़ेदार प्रॉफिट्स दिखाए हैं, बट मैं उसके बाद जाता हूँ। जब हम लोग वहाँ पे जब प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, मेरे पास, मैं अपनी प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ यहाँ पे, इसमें सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा था, फ्लीसिंग पब्लिक बाय अलोइंग आर्बिट्ररी FCA एंड PPAC। FCA इज फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट एंड PPAC पावर परचेज एग्रीमेंट। हमने बहुत क्लियरली बोला कि आपने कभी पता करने की कोशिश की कि डिस्कॉम्स ने पिछले 2 साल में कितना पैसा कलेक्ट किया और क्या वो पैसा NTPC के पास गया। ये 14 तारीख मई 14 का पिटिशन है। आज आपको पता लग गया कि NTPC से डेटा नहीं आया है। जब मैंने हियरिंग में रेज किया था तब आपको नहीं पता लगा। चेयरमैन भी बैठे हुए थे, सारा स्टाफ बैठा हुआ था, सारा इतनी बड़ी पब्लिक हियरिंग हुई एशियाड विलेज में, तो उस वक्त आपको नहीं पता लगा जब हमने ये क्वेश्चन रेज किया। हमने ये पूछा कि ये FCA जो है इसको कैलकुलेट कौन करता है, उनको नहीं पता था। हम CARC में मैंने यही क्वेश्चन पूछा था, तो पता लगा कि NTPC के बाबू खुद ही बैठ के कैलकुलेट करते हैं कितना FCA है। FCA अगर है, सभी लोग पावर जनरेटर्स तो सेम है ना, NTPC से खरीदते हैं, दामोदर से खरीदते हैं, इधर सारे जनरेटर सेम है। तो मुझे ये बता दीजिए कि उसी DERC के सामने NDMC एरिया वाले बोलते हैं हमें 0.82 FCA चाहिए, यमुना वाले बोलते हैं हमारे को 17% चाहिए। एक बार इन्होंने 30% भी मांगा था, इससे थोड़ा कुछ 1 महीने पहले। टाटा वाले मांगते हैं 4%। अरे भाई, FCA है, जब एक बॉडी कैलकुलेट कर रही है तो सेम तो होना चाहिए। और उसके अलावा हमने एक और क्वेश्चन इसी में पूछा कि व्हाट इज द फ्यूल कंपोनेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर, तो पता लगा 15 से 23% है टोटल फ्यूल कंपोनेंट, बाकी है प्लांट, लैंड, सैलरीज, लटपट सारा वो जो पावर प्रोड्यूसन में है। अगर 23% महंगे से महंगा सबसे कर लें, 23% टोटल फ्यूल कॉस्ट है, तो 30% कहाँ से मांग लिया तुमने? इंक्रीज तो इतना सही हुआ होगा ना, 5%, 1.5%, 2.5% इंक्रीज हुआ होगा। सो तो हमने ये बोला कि जो NDMC ने जो मांगा था वो करेक्ट था। अगर सर मैं वापस आपके पास आऊँगा, क्योंकि केंद्र में इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो बड़े बदलाव की बात करते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इतना बड़ा
क्या है DARC से? वो कह रहे हैं कि साहब कोई हिसाब नहीं मिल रहा है, वो बता रहे हैं कोई तरीके नहीं है। आप अदालत में जा चुके हैं, आप इतने सीनियर लीडर हैं। मित्तल साहब कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव की अध्यक्षता में एक बनी एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उन्होंने कहा कि ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर बैठे, इनकी कोई भूमिका नहीं। तो इतना क्या हम डरते घबराते रहेंगे DARC से? घबराने वाला टाइम तो मैं समझता हूँ चला गया है। हाँ, या 10 फरवरी 15 फरवरी। नहीं, अब देखिए आपके ऊपर चार्ज लग रहा है कि आप लोगों ने बीजेपी ने दाम जब बढ़ने के बाद तुरंत कम करवाए क्योंकि इलेक्शन फेस कर। हाँ, हमने पूछा ना कैसे आपको यदि 200 करोड़ रुपए साल बच रहा है एक कंपनी को जो 27% बिजली देती है जी, उनका 650 करोड़ रुपए महीने की आमदनी है टाटा की, और खर्चा है लगभग 400 करोड़ का। 240 करोड़ रुपए बच रहा है, मैं बाकी सारे और खर्चे भी जोड़ दूं तो 200 करोड़ रुपए महीना नेट बचने के बाद इंक्रीज का तो कोई मतलब ही नहीं। उन्होंने एक 300 करोड़ का प्लांट लाके लगाया पावर जनरेशन के लिए, जिसमें जीरो प्रोडक्शन हो रहा है, उसका ब्याज डिप्रिसिएशन हमारे नाम डल रहा है। क्या अपनी पार्टी के स्तर पर आप इस बात को उठाएंगे? मैं सब उठाने के, मुझे लगता है टाइम इतना आगे है नजदीक, उठाने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत है। और करने का पहला काम होगा इन कंपनी वालों को बुलाकर। पीयूष गोयल को जाकर बताएंगे जो देश के पावर मिनिस्टर हैं कि आपके साथ ये दिल्ली के पावर मिनिस्टर जी के काम है, और इन कंपनियों को बुलाएंगे। अपने आप को सुधरना है तो ठीक है, नहीं आपका एग्रीमेंट हम कैंसिल करते हैं और हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन खुद करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि जब वो ऑडिट करते हैं तो ऑडिट तक करवाने में समस्या हो रही है। जवाब ये है कि जो पैसे वाले लोग हैं वो सबको खरीदना चाहते हैं। सिद्धार्थ राव थे सेक्रेटरी दिल्ली विधानसभा, आखिरी दिन टर्मिनेशन पकड़ा के बाहर बिठा के केजरीवाल ने ये नहीं पूछा कि भाई तैने तो इतना बढ़िया काम किया तो मैं रीइंस्टेट करता हूँ। जो इस सारी लड़ाई के अंदर अगवा रहने वाला था डॉक्टर वत्स, उसको हराने के लिए मुझे मालूम है मेरे बराबर की सीट है कि किस प्रकार शीला दीक्षित के खिलाफ उसकी हिम्मत थी कांग्रेस का MLA होते हुए उस रिपोर्ट पे साइन किए कि इसकी जांच होनी चाहिए। सोनिया गांधी ने बुला के डांट डपट की उसकी अगले चुनाव में हरवा दिया। हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे इन जानकारों के माध्यम से, एक चुनाव आने वाला है, कि थोड़ा फिर देखें कि समाधान क्या। हर बार मैं डिस्कस करता हूं समाधान, लगता कुछ होता नहीं नजर आता है, फिर भी हम कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।